देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.6 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो एक्सरसाइज है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बात यह है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बात की जाए तो दो तरीके की जो है हुआ करती हैं, दो वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो होती है कुछ इस फॉर्म की, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और दूसरी होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर y ऊपर है तो यहाँ पर भी पी वाई है, और यहाँ पर अगर x ऊपर है तो यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दूसरा हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक टर्म निकालना पड़ता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, और x के रेस्पेक्ट में आपको उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और e टू द पावर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए आप सीधे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स है ये, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो विद रेस्पेक्ट टू x है। तो आप सिंपली समझ जाइए कि आपको यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है वो भी विद रेस्पेक्ट टू x ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर y ऊपर था, तो आपको इसके सॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग करनी है, जैसे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल लिया, उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग करनी है वो y से करनी है। y इंटू वाई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई एफ। देखिए यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, यहाँ पर भी आपने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पर भी आपको x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो दूसरी काइंड की होती है, हालांकि देखिए चांसेस इस वाले क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि आपको 80 टू 90% जो होंगे वो इस काइंड के डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे लीनियर में, और बाकी जो होंगे वो इस काइंड के मिलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, पर करना दोनों ही है हमको। जो दूसरी काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्स ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो आता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। पी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, पी डी वाई। और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू वाई चल रहा है सब कुछ, ये बात आपको याद ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये दो काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 9.6 है, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ ऐसी अभी तो दिख नहीं रही हैं। तो एक किसी में अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़रूरत होगी क्वेश्चन को दिखाने की तो मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, वरना तो सीधे हम लोग सॉल्यूशन करते चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। दिखेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए ये जो फॉर्म है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू काइंड का है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करते हैं देन यू विल गेट कि आपकी जो p है वो 2 के इक्वल है, और जो q है वो साइन x के इक्वल है। तो p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ई टू द पावर 2x, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली देखिए 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, तो ई टू द पावर 2x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वॉज ई टू द पावर 2x, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पर ये लिख दिया q वॉज साइन एक्स, q हमारा साइन एक्स था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही ई टू द पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब आपका काम क्या है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना, ये आपका काम है। ठीक है, देखिए आपको याद होगा दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ काइंड लाइक ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, इस काइंड के जो इंटीग्रेशन होते हैं आपको याद होगा कि ये इंटीग्रेशंस एक दो स्टेप्स के बाद रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से किसी को भी आप फर्स्ट मानते हैं, किसी को भी सेकंड मानते हैं, तो इनमें से कोई भी किसी का भी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता है। तो ये जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो रिपीट होते हैं हमेशा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद होगा कि हम आई के इक्वल सपोज करके चलते हैं, और रिपीटिशन की वजह से, ठीक है, ये देखिएगा मैंने क्या हुआ यहाँ पर, इसमें से इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमने इसको उठा के अलग से ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू दिस। आप देख सकते हैं ये हमने इसे आई सपोज कर लिया। इसमें आपको एक टर्म को फर्स्ट एक टर्म को सेकंड मानना है, किसी को भी मान सकते हैं आप, इसको किसी भी मान सकते हैं।
मैंने इसको फर्स्ट यूँ माना क्योंकि e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 e टू द पावर 2x, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है कि अगर आप डिवीजन वाला टर्म ले आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इस वजह से बस मैंने इसको e टू द पावर 2x को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड सपोज कर सकते हैं। तो लगा दिया प्रोडक्ट रूल, i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट रूल आपको बहुत अच्छे से आता ही है। तो i इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये हो गया आपके पास माइनस e टू द पावर 2x कॉस एक्स, और ये माइनस देखिएगा प्लस हो गया, ठीक है। ये वाला जो 2 है वो हम आगे ले लेते हैं, लिखा हुआ है e टू द पावर 2x बचा और साथ में कॉस एक्स बचा। अगेन आप वही काम करिए, आप यहाँ पर फिर से इस जगह पर आपको फिर से प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दो टर्म्स प्रोडक्ट में आ चुके हैं। तो फिर से इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड सपोज कर लिया। तो ये पूरा टर्म एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2 देखिएगा एज इट इज़ है, यहाँ फिर से हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। तो फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा ये माइनस e टू द पावर कॉस एक्स एज इट इज़ प्रेजेंट है, इस 2 का यहाँ पर और यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा, देखिएगा जब आप इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 e टू द पावर 2x साइन एक्स, और देखिए यहाँ भी 2 प्रेजेंट था और ये भी 2 है, तो 2 2 4 e टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब आप ये बात देखिएगा, देखिए ये जो टर्म था ये वाला, आपको याद होगा दिस वॉज आई, यही हमने आई सपोज किया था, देखिएगा ये हमने आई सपोज किया था ना, दिस इज। तो हम इस वाले टर्म के प्लेस पर आई लिख सकते हैं फिर से। तो आपको क्या एक्सप्रेशन मिलने वाला है, i इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स, और इसके प्लेस में हम लिख देंगे i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4i, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, ठीक है। जी हाँ, ये देखिएगा ये आ गया। चलिए देखिए, अब ये जो i वाला टर्म है इसको इधर जाके ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें i की वैल्यू चाहिए। देन यू विल गेट 5i इज इक्वल टू, इन दोनों में से देखिएगा ई टू द पावर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये देखिए लिखा हुआ है, और i इज इक्वल टू इस 5 का देखिएगा यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा और आपको मिलेगा e टू द पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 5। फाइनली जो इंटीग्रेशन था उसका वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो वैल्यू है वापस से ले जाकर कहाँ पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये था ना ये वाला इंटीग्रेशन, इसका ही तो करना था, ये वाली वैल्यू हम डाल देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ये y इंटू ई टू द पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन वो वाला लिख देंगे पीछे जो हमने निकाला था n प्लस c, ठीक है। ये देखिए ये रहा, और ये वाला इसका इंटीग्रेशन ये लिख दिया हमने प्लस सी। तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है ना, अच्छे होते हैं क्वेश्चंस इसके। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। देखिए अगेन आप कंपेयर करके देखिए, ये अगेन वही फॉर्म है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, q की वैल्यू आप देख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 2x है, ये हो गया। और इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, अगेन फॉर्मूला रहता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 3, तो ई टू द पावर 3dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। देखिए एक बात और मैं पहले आपको बताना भूल गया, यहाँ जो आप इंटीग्रेशन करते हैं ऊपर, यहाँ पर आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पर कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, सिर्फ ई टू द पावर 3x हो गया। इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू वॉज ई टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस 2x और 3x है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती हैं तो मिलेगा आपको ई टू द पावर x, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ई टू द पावर x हो जाएगा प्लस सी। और ये वाला देखिए टर्म एज इट इज प्रेजेंट है y इंटू ई टू द पावर 3x। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये इतना सा ही था बस, ठीक है, इसमें से कुछ खास मैटर था नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है थर्ड है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से वही कंपैरिजन करके देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो
इसमें एक बात नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है 1/x है, y का जो कोफिशिएंट है 1/x है, तो p की वैल्यू आप कह सकते हैं p विल बी इक्वल टू, एक्चुअली y का जो कोफिशिएंट होता है जो p कहलाता है, तो जो y का कोफिशिएंट है वो 1/x है, देन p विल बी इक्वल टू 1/x, और q आपका x स्क्वायर है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से आपको निकालना है, वही फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p के प्लेस पर 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा log x, ठीक है, e टू द पावर ये हो गया आपका log x। देखिए इसका जो बेस है वो e है, राइट, ये जो log है उसका बेस e है। आपको मे बी याद होगा कि अगर e टू द पावर लगा हुआ है, और मतलब log का पूरे का ये केस होता है कि यहाँ बेस और यहाँ पर बेस अगर दोनों सेम होते हैं तो सारी वैल्यूज ये एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू ये मिलती है आपको। तो फाइनली हमें कह सकते हैं इसकी वैल्यू x निकल कर आ जाएगी। अब फिर से भी अपना सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ इज x हेयर एंड q वॉज एक्स स्क्वायर। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, q हमारा एक्स स्क्वायर था, ये देखिएगा ये रहा, ठीक है। तो q एक्स स्क्वायर था, तो q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो हो गया देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, ये आपके पास एक्स वाई आ गया प्लस सी, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है वो है dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 10x। देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। देखिए फिर से वही कंपेरिजन करते हैं, जो y का कोफिशिएंट है वो आपका p कहलाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, और जो q है दैट इज 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p के बेस पर आप क्या लिखेंगे sec x, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन sec x dx। देखिए sec x का जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता है कि log sec x प्लस 10x होता है, और आपको ये भी पता है कि इसका बेस भी यहाँ पर e ही है। ये सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली sec x प्लस 10x। दिस इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ इज दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इज 10x इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब देखिए अब आप बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन के बारे में, तो आप पहले ना इसका 10x का दोनों से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आपको मिलेगा 10x का sec x का से मल्टीप्लाई करने पर sec x 10x, और 10x का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर 10 स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा ज़रा, देखिए ये तो आपका एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा sec x 10x, sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और इसके बाद देखिए जब 10x का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर x, और हमें बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि हमें 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो हम इसको लिखते थे क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x आ गया, 1 का x आ गया एंड प्लस सी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगी इतनी सारी बातें आपको। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, द क्वेश्चन इज दिस, हाँ जी। देखिए cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। देखिए अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो देखिए क्या रहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कॉफिशेंट होगा, आपने देखा है लास्ट इतने सारे क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन किए, आपने देखा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कॉफिशेंट है 1 होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कोई और टर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर एक्स है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स का यहाँ पर हर एक टर्म में डिवीजन कर देना है, ठीक है। बात याद रखिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कॉफिशेंट है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर करेंगे तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर करेंगे तो 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स रहा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 10x तो खैर एज इट इज़ है ही, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जो y का जो कोफिशिएंट होता है आपका p कहलाता है, दिस इज p, और जो ये वाला पोर्शन है दिस इज q। इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और p के प्लेस पर आप डालेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है 10x होता है, सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻10x। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है इस काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो q इज 10x एंड सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, आई एफ इज e⁻10x, यू कैन सी हियर, डी एक्स प्लस सी। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 10x को t सपोज कर लेना है, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10x को आपको t मान लेना है, ये हो जाएगा आपके पास t e⁻t, और इन दोनों को कंबाइन करके हो जाएगा आपका dt प्लस सी, और t e⁻t का इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिएगा इसको हमने t सपोज कर लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर हमने लिख दिया डी टी, ये हो गया आपका t, और ये हो गया आपके पास e⁻t, ठीक है, और y इंटू e⁻10x एज इट इज़ है। यहाँ लगाने वाले हम लोग प्रोडक्ट रूल। देखिए t का जो डिफ्रेंशिएशन है पहली बार में खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा एक्चुअली, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेना है, और e⁻t को सेकंड टर्म सपोज कर लेना है। ये वाला टर्म एज इट इज़ है, कैरी ऑन। यहाँ लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या स्टेट करता है, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़, सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन, ये तो रहता है प्रोडक्ट रूल। तो y इंटू e⁻10x एज इट इज़ है, ये देखिएगा एज इट इज़ है, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, तो ये 1 इंटू e⁻t आपका e⁻t ही हो जाएगा, ठीक है, और e⁻t का फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आने वाला है, और साथ में प्लस सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप t के प्लेस पर अपना 10x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिलेगा 10x इंटू e⁻10x माइनस e⁻10x प्लस सी, ठीक है, ये रहा। और आप चाहे तो यहाँ से और यहाँ से e⁻10x कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा आपको 10x माइनस 1 और प्लस सी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अपना 7th क्वेश्चन है। देखिए 7th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, x log x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फिर से वही चीज़, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका 1 होना ज़रूरी है। तो ये जो x log x है ये यहाँ पर फिर से इम्बैलेंस कॉज करेगा, तो आप एक काम करिए कि x log x का यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह पर डिवीजन कर दीजिए। यहाँ पर बचेगा आपके पास सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आप डिवीजन करेंगे अगर x log x का, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड y, और यहाँ पर करेंगे x log x को, तो देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट नहीं किया इसी वजह से कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए log x से log x कैंसिल आउट हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, और ये पूरा टर्म एज इट इज़ प्रेजेंट है। देखिए अब हमारा क्या रहता है कि अब हमारे पास जो y का जो कोफिशिएंट है दिस इज p, और ये जो है आपका q है, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड q इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपके पास देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फिर से लगा दिया हमने, e⁻ इंटीग्रेशन p dx, तो e⁻ इंटीग्रेशन p के प्लेस पर देखिएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए आप एक काम करिए, आपके पास जो इंटीग्रेशन के लिए जो टर्म है वो है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लॉग एक्स को आप टी मान लीजिए, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्रेजेंट है, यू कैन सी दिस, तो लॉग एक्स को हमने टी माना, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास जो कंडीशन है वो है ये कुछ ऐसी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, आपने क्या किया, लॉग एक्स को माना टी, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो ये ना आपके पास 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर डी एक्स भी रहता है ना, इसके प्लेस पर डी टी आ जाएगा, और लॉग एक्स को तो आपने टी माना ही है, सो इट विल बी ओनली 1 अपॉन टी डी टी, ठीक है। देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, है ना, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी विद रिस्पेक्ट टू टी ऑल्सो। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है बेस ई और यहाँ पर भी ई है, ये दोनों टर्म सेम सेम अगेन मिल गए, तो इसका आपको पता है सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, यू विल गेट ओनली टी, और टी आपने किसको माना था इंटीग्रेशन करने के लिए, लॉग एक्स को ना, तो लॉग एक्स हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई एफ डी एक्स प्लस सी। अच्छा अब देखिएगा ये y log x एज इट इज प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे बातें आती है, ठीक है। तो देखिए दो तरीके हैं करने के, पहला तरीका तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर लेके चले जाइए,
तो ये मिल जाएगा आपको x⁻⁻2 एंड log x, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, इसको मान लीजिए सेकंड टर्म। एक तरीका तो ये है, दूसरा भी ये है, मतलब दूसरा मैंने यहाँ पर अप्लाई करके बता दिया ताकि दोनों आपको क्लियर हो जाए। log x को हमने t मान लेना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने log x को t माना है तो इसका बेस क्या है, e है। आपको याद होगा log का रूल, अगर हम यहाँ से log हटाते हैं तो ये जो बेस में जो e प्रेजेंट है वो इधर चला जाता है, आपको मिलेगा x = e⁻t। तो dx = e⁻t dt, डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए x की वैल्यू हमारे पास e⁻t आई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं x² था, तो ये हो जाएगा आपके पास x के प्लेस पर आप e⁻t लिखेंगे ना, तो हो जाएगा आपका e⁻2t। ये 2 एज इट इज़ प्रेजेंट है, log x को हमने t सपोज कर ही लिया था, और dx की वैल्यू देखिएगा, फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूँ, log x को हमने t सपोज किया, यहाँ पर इसका बेस e है, जब हम log हटाएंगे तो आपको मिलेगा x = e⁻t, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx = e⁻t dt, ठीक है। तो dx जो था हमारे पास, उसके प्लेस पर आप लिखेंगे e⁻t dt, इसको आपने t सपोज किया था और इसकी जगह पर आ गया आपका e⁻2t, ठीक है। देखिए ये e⁻t है, ये e⁻2t है, इससे इसकी एक पावर हट जाएगी, सिर्फ e⁻t बचेगा, उसका ऊपर लेके आ जाइए तो e⁻t हो गया, t एज इट इज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो आप एक काम करेंगे, t को फर्स्ट टर्म सपोज करेंगे, इसको सेकंड टर्म सपोज करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और t के प्लेस वापस से log x डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं इस चीज़ में इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया है, क्योंकि सेम ही था, इस काइंड के प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन से पहले भी कर चुका था, इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। इसके बाद देखिएगा 8th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया, ऐसा कैसे? या तो इसकी इमेज रह गई कहीं, पर चलिए फिर आप ट्राई करिएगा फिर से। अब क्या कर सकते हैं, 8th वाले क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, dx वाले टर्म्स एक साइड कर लीजिए, क्योंकि हमें dy/dx सेपरेट चाहिए। तो जो 2xy dx है वो देखिए यहाँ लेकर चले जाते हैं dx के पास, तो आपको मिलेगा, ये तो कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने इसमें आज, ये cot x - 2xy होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर 2xy - cot x लिख दिया है, मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये रहेगा। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए 2xy इधर जाके माइनस आउट हो जाएगा ना, तो आपको मिलेगा cot x dx - 2xy dx, और dx दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास cot x - 2xy, ये प्लस है और यहाँ पर आगे माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए आपका काम रहता है, आपको dy/dx वाले टर्म से एक साइड चाहिए, तो dx इसके नीचे लेकर आते हैं, तो dy/dx यहाँ बचेगा आपके पास cot x - 2xy, ये जो लिखा हुआ है, और ये जो 1 + x² इसके नीचे आ जाएगा, cot x - 2xy / 1 + x²। अब आप एक काम करिए, जो 1 + x² है ना, इसका दोनों में कर लीजिए अलग अलग डिवीजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2xy / 1 + x², और इधर आ जाएगा cot x / 1 + x², ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसके बाद देखिए जो टर्म है इसको इधर लेकर आ जाइए, तो आपको मिलेगा dy/dx + 2xy ही है अपॉन 1 + x², और यहाँ पर ये प्लस है। देखिए y का जो कोफिशिएंट है दिस इज p, ये आपके पास p हो गया, आपके पास q हो गया, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं आया तो बताइएगा, वैसे तो आ जाएगा, कुछ ऐसा खास इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने किया हुआ है 10th ये वाला, x + y dy/dx = 1, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग है, आपको लग रहा होगा इतना इजी सा क्यों किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकाली, जो हमें मिला ये x + y इसके नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो आपको मिलेगा dy/dx = 1/x + y। अच्छा एक बात देखिएगा कि हमारे पास हम जितने भी लीनियर इक्वेशंस अभी तक कर रहे थे, dy/dx + py = q, है ना, मतलब, लेकिन ये जो डेनोमिनेटर है ना, ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको मिलेगा
डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये एक्स हम इधर लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स का जो देखिए अब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये वो वाली फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वो वाली फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है मतलब कि -1 दिस इज p, और यहाँ पर जो ये टर्म है दिस इज q। अब आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला रहता है वो रहता है e टू द पावर इंटीग्रेशन वैसे होता है p dx, यहाँ पर आ जाएगा आपका p dy, p इज़ -1 इंटू डी वाई, ठीक है। देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे आपको y मिलेगा सिर्फ, और ये माइनस आपका एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो e टू द पावर -y दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद सॉल्यूशन वही, सॉल्यूशन का क्या रहता है यहाँ पर क्या था, देखिए दो फॉर्म थे ना, एक फॉर्म तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा वाला जो फॉर्म था उसमें क्या सॉल्यूशन था, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है ना, डी वाई प्लस सी। विद रेस्पेक्ट टू y चल रहे हैं तो यहाँ पर आपका डी वाई रहता है, ठीक है। तो x इंटू आई एफ इज ई टू द पावर माइनस वाई, q इंटू आई एफ क्यू इज़ y इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। यहाँ पर अगेन आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, कुछ ऐसा खास है नहीं। इसको मान लीजिएगा फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिएगा सेकंड टर्म, और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वाला भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है क्योंकि इजी था, बस नॉर्मल इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट रूल आपको लगाना है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैंने किया हुआ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, कुछ ऐसा खास वैसे ये भी नहीं है, है ना। इसमें भी आपको जो है एक नॉर्मल इंटीग्रेट मतलब जो है नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बनने वाली है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो 13 से स्टार्ट है। तो 11th क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई डी एक्स, और देखिए यहाँ वापस से भी काम आपको करना होता है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होता है। तो ये जो एक्स माइनस वाई स्क्वायर है इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, एक्स हो जाएगा माइनस का, राइट, कोई दिक्कत नहीं, उस साइड लेके चले गए। और डी वाई हमें वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो देखिए क्या है कि जैसे अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब ये इसके नीचे है ना, डी एक्स डी वाई के नीचे और ये इसके नीचे, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ये जब आप इस टर्म का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इसके बाद हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स मत निकालिए, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालिए। तो डी वाई इसके नीचे लेकर आ गए, यहाँ मिलेगा आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ये वाई इसके नीचे आ जाएगा। अब एटलीस्ट हम वाई को दोनों में अलग डिवीजन तो कर लेंगे, कुछ फॉर्मेशन तो बनेगी। तो डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई ये रहा, वाई का दोनों में अलग अलग डिवाइड किया यहाँ पर, वाई का वाई स्क्वायर में रहेंगे तो वाई आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब ये जो एक्स अपॉन वाई वाला टर्म देखिए इसको इधर लेकर आए हैं हम लोग, ये प्लस हो गया इधर आकर। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आप देखिएगा दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 1 अपॉन वाई है, और क्यू इज़ वाई, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, पी की वैल्यू 1 अपॉन वाई है, एंड डी वाई 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग वाई। देखिए फिर से वही चीज़ यहाँ है ई बेस में, और ये भी ई है, सब कुछ एलिमिनेट, सिर्फ आपको वाई मिलने वाला है। सॉल्यूशन होता है इसका एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, क्यू इज़ वाई, राइट। तो एक्स इंटू आई एफ इज़ ऑल्सो वाई, तो एक्स इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। देखिए वाई इंटू वाई हो गया आपका वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा वाई क्यूब अपॉन 3, और साथ में देखिएगा सी आ गया, और ये आपका एक्स वाई रहा, ठीक है। बस यही काम था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा 13th क्या स्टेट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए ये तो ऑलरेडी फॉर्म में दे रखा है आपको, ये तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर, बस अंतर ये है कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है, इस वजह से, और अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी था इस वजह से मैंने किया, अदरवाइज मैं इसको ना करता। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए आप देख सकते हैं कि पी की जो वैल्यू होती है वो होता है वाई का कोफिशिएंट, तो वाई का कोफिशिएंट है 2 tan x, तो पी इज इक्वल टू 2 tan x, क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी इज़ 2 tan x, ठीक है। देखिए ई एज इट इज़ है, 2 अपना एज इट इज़ है, tan x का इंटीग्रेशन करेंगे आपको मिलेगा log sec x
ये जो 2 है देखिए ऊपर चढ़ा देंगे हम यहाँ पर, तो आपको मिलेगा ई टू द पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स। आपको बहुत अच्छे से पता है, देखिए यहाँ पर बेस ई और ए बी ई सब कुछ खत्म, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन रहता है वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, देखिए क्यू वॉज साइन एक्स, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y सेक स्क्वायर एक्स, क्यू इज साइन एक्स एंड दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। देखिए अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स इंटू सेक एक्स लिख दिया, और एक जो सेक एक्स था उसे 1 अपॉन कॉस लिख दिया, दूसरा वाला सेक एक्स एज इट इज़ है, और साइन अपॉन कॉस हो गया आपका देखिएगा 10, ठीक है। एक्चुअली ऐसे इसीलिए किया क्योंकि हमें सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन पता है जो कि सेक एक्स होता है, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास वाई सेक स्क्वायर एक्स हो गया सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, तो y के प्लेस पर 0 लिखा, ये 0 हो जाएगा, x इज पाई बाय 3 तो सेक पाई बाय 3 और प्लस सी। सेक पाई बाय 3 की वैल्यू देखिए आपको पता है √3/2, ये मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज 2/√3, सेक पाई बाय 3 इज 2/√3, 2/√3 इधर जाके माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा -2/√3। हमारे पास सेक मतलब कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई सेक पाई बाय 3 की वैल्यू डालकर, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर -2/√3 डालनी है, उल्टा लिख गया है -2/√3, और बाकी देखिए सब कुछ एज इट इज़ लिखा हुआ है। बस यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पता है क्या रहता है कि बस यहाँ पर आपको कांस्टेंट जो सी होता है उसकी वैल्यू निकाल कर लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैंने 15th किया हुआ है, समझिएगा ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन इज dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। देखिए जो y का जो कोफिशेंट है 3 कॉट एक्स, ठीक है, -3 कॉट एक्स, दिस इज p एंड साइन 2x इज q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। देखिए ये जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और ये जो -3 है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब एक काम कर लेते हैं कि जो यहाँ पर लॉग प्रेजेंट है तो ये -3 आप ऊपर लेके चले जा सकते हैं, तो हो जाएगा e टू द पावर लॉग साइन एक्स टू द पावर -3। देखिए यहाँ पर इसका बेस e है, ये फिर से सब कुछ हट जाता है, याद रखिएगा ये बात, साइन एक्स टू द पावर -3 है ना, मतलब कि साइन टू द पावर -3x है ये, इसे आप नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, जिसे आप कोसेक क्यूब एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ज़रूरत होगी तो हम लोग 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स लेंगे, लिख देंगे, अदरवाइज कोसेक क्यूब एक्स लिख देंगे। सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इज साइन 2x, ठीक है ना, q इंटू आई एफ इज 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर आप साइन 2x को फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये टर्म एज इट इज़ है, साइन 2x को फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे वाला साइन क्यूब एक्स एज इट इज़ प्लस सी। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर बचेगा नीचे, और 2 देखिए एज इट इज़ है, कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर है, कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट, और 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक, ठीक है। और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है माइनस कोसेक एक्स होता है, ये वाला टर्म एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन कर लिया प्लस सी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो y की वैल्यू हमने देखिए 2 लिख दी यहाँ पर, x की वैल्यू पाई बाय 2 लिख दी, तो ये हो गया कोसेक पाई बाय 2, और यहाँ पर भी कोसेक पाई बाय 2, कोसेक पाई बाय 2 इज़ 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी। ये वाला जो -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा c इज इक्वल टू 4, और c की वैल्यू वापस से यहाँ डाल देते हैं, तो y कोसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कोसेक एक्स प्लस 4, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से। इसके बाद देखिएगा 16th और 17th सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब 0,0 से पास हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आपको याद होगा टेंजेंट का स्लोप होता है dy अपॉन डी एक्स, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy अपॉन डी एक्स एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये जो स्लोप है ये कोऑर्डिनेट्स के सम के ही बराबर है, मतलब कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे, y को इधर ले जाकर वही लीनियर बन जाएगी, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू।
उसके बाद जो कांस्टेंट आएगा जहाँ पर जिस एक्सप्रेशन में, उसमें एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, एक अच्छी खासी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस यही था इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0,2। इस बार जो कर्व है 0,2 से पास हो रहा है, मतलब आपको जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखनी है वो 0 और 2 लिखनी है। ठीक है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स प्लस वाई exceeds the magnitude of the slope of the tangent by 5, x माइनस वाई जो है वो स्लोप से 5 ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई अपन डी एक्स को फिर से उधर लेकर चले जाते हैं, तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, और वहाँ पर हम जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे वो 0,2 सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। मैंने दोनों में से कोई भी नहीं किया हुआ है, बस ये समझाने के लिए देखिए लिखा हुआ है ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5, क्योंकि जो इनका सम था वो स्लोप से 5 ज़्यादा था। आप ये कह लीजिए x प्लस वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये कह लीजिए, या 5 को उधर जाके प्लस कर लीजिए, दोनों का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर जाके प्लस कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये जो है उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y इसके पास लेके आते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा, 5 इधर ले जाते हैं, तो x माइनस 5, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ट्राई करिए, बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके बाय।